हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि और भारत में द्वैत शासन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद की जो संधि होती है वो 1765 ईस्वी में होती है। इलाहाबाद की संधि दो चरणों में संपन्न होती है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला इन तीनों के संगठन से अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, बक्सर का युद्ध। इसमें ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति होता है वह हेक्टर मुनरो होता है। हेक्टर मुनरो होता है। इनके मध्य जब युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, उस समय इनकी पराजय होती है, जिसमें मीर कासिम भाग जाता वहां से है। उसके बाद में शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय रह जाते हैं, क्योंकि जो इनके क्षेत्र होते हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। उसके बाद में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में क्लाइव आता है भारत का गवर्नर बन के। पहले क्या होता है, इससे पहले जब भारत में होता है तो उसमें वह सेनापति के रूप में होता है। उसके बाद में दोबारा 1765 ईस्वी में आता है तो वह गवर्नर के पद पर आता है और वह दो संधियां करता है इन लोगों से है। क्लाइव अलग अलग लोगों से, यानी दो था। क्लाइव जो था वो दो संधियां करता है, दो चरणों में करता है अलग अलग लोगों से। पहली करता है संधि, प्रथम संधि जो थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में करता है, और दूसरी संधि की बात करें, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में करता है। एक 12 अगस्त को, दूसरी 16 अगस्त को, यानी 4 दिन के अंतर पे दो संधियां करता है। पहली संधि की अगर बात करें तो पहली संधि जो होती है वह होती है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न होती है। दूसरी संधि की अगर बात करें तो दूसरी संधि होती है शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य में ये संधियां होती हैं। अगर प्रथम संधि की अगर हम लोग बात करें, तो इस संधि के अनुसार 70 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कंपनी नवाब को देगी। यानी कंपनी जो थी वो 70 लाख रुपए नवाब को देना तय करती है, और उसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी राजस्व कर वसूली, वो कंपनी के हाथों में चला जाता है। और दीवानी क्षेत्र जो था वो किसको, कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। इस हिसाब से कंपनी ने अवध के नवाब से, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उससे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लेते हैं, जो लेकर के शाह आलम द्वितीय को सौंप देते हैं। जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसे सौंप दिए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय पहला मुगल शासक था जो पेंशन के लिए मान गया था, यानी पेंशन के लिए राजी हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय संधि के बारे में। तो द्वितीय संधि की अगर बात करें, द्वितीय संधि 16 अगस्त को हुई थी 1765 ईस्वी में। यह हुई थी शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य में यह हुई थी। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर, यानी जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र था वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। बाकी जो क्षेत्र था वो अवध का शेष क्षेत्र जो बचा वो नवाब को वापस कर दिया गया था। अवध के नवाब द्वारा युद्ध हार जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देना तय हुआ था। यानी जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय जो युद्ध में खर्चा हुआ था उस खर्चे को कंपनी इनसे वसूल करती है। वो रुपया लेती है, 50 लाख रुपए नवाब से वसूल करती है, जो कंपनी को देना तय हुआ था। इस हिसाब से द्वितीय संधि शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में संपन्न होती है। कंपनी ने अवध की सुरक्षा हेतु एक अंग्रेजी सेना अवध में नियुक्त की, जिसका खर्चा नवाब को देना होगा। यानी जो नवाब था वो अपनी सेना नहीं रख सकता था, तो इस हिसाब से
कंपनी ने अवध की सुरक्षा हेतु एक अपनी सेना दी जिसका खर्चा नवाब देगा, यानी जो उसका खर्चे का जो जिम्मा होगा वो नवाब भरेगा। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट भी प्राप्त हो गई। एक और शर्त मनवा ली गई इन लोगों से कि कंपनी का जो अवध का क्षेत्र है इसमें कंपनी मुक्त व्यापार करेगी, इनको कोई कर नहीं देना होगा। इस हिसाब से ये जो संधियां हुई थी, ये संधियां कहाँ हुई थी? तो ये संधियां हुई थी अकबर के किले में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये संधियां कहाँ हुई थी? तो ये संधियां अकबर के किले में हुई थी। अवध की संधि इलाहाबाद क्षेत्र में हुई थी। इलाहाबाद क्षेत्र में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन बंगाल में द्वैत शासन था, तो यह द्वैत शासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहा। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में उनका अल्प वयस्क पुत्र था नजमुद्दौला, इसे नवाब बनाया जाता है। तो कंपनी इसे नवाब बनाने के लिए कुछ शर्तें मनवाती है, क्योंकि ये जो नवाब होते हैं ये नाम मात्र के नवाब होते हैं। कंपनी इनसे निजामत कार्यों के लिए नायब सूबेदार की नियुक्ति करेगी, यह इनसे शर्त रखी जाती है। कंपनी जो है वो निजामत कार्यों के लिए यानी राजस्व वसूलने और प्रशासनिक दायित्व हेतु एक नवाब यानी रखेगी। द्वैत शासन इसलिए कहा जाता है कि द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? द्वैत शासन का मतलब यह होता है फौजदारी न्याय तथा प्रशासनिक दायित्व जो था तो बंगाल के नवाब के पर ही था, यानी ये जिम्मा जो था फौजदारी न्याय और प्रशासनिक दायित्व ये किसके पास था? तो ये बंगाल के जो नवाब था उसके पास था। बाकी जो राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार था ये कंपनी के पास था, क्योंकि कंपनी फौजदारी न्याय और प्रशासनिक दायित्व को भी अपने पास रख सकती थी, लेकिन कंपनी के पास इतने अधिकारी नहीं थे, इसीलिए यह दायित्व नवाब के पास ही रहने दिया गया। कंपनी ने राजस्व वसूली के लिए बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया और बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ये तीनों के तीनों भारतीय थे। रजा खां जो थे, मोहम्मद रजा खां, ये बंगाल के पहले सूबेदार और अंतिम सूबेदार थे। शासन प्रबंधन और फौजदारी के मामले को सुलझाने के लिए कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। यानी जो फौजदारी और शासन प्रबंधन को चलाने के लिए कंपनी नवाब को कितने रुपए देगी? तो 53 लाख रुपए देगी, जिसके बदले में नवाब को पूरे देख रेख करनी होगी कंपनी, जिसके बदले में नवाब को फौजदारी और न्याय मामलों को सुलझाने के लिए पूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहना होगा। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, यानी नाम मात्र का कह सकते हैं, अल्पवयस्क था। इसीलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्तियां सौंप दी गई थी। कह सकते हैं कि जो नवाब था वो नाम मात्र का ही था, बाकी संपूर्ण शक्तियां कंपनी के पास ही थी। द्वैत शासन को शुरू करने वाला कौन था? तो द्वैत शासन को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, जबकि अगर द्वैत शासन के अंत की बात करें तो द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में इसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। अगर चालू की बात करें, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1765 से लेकर के 1772 का जो समय रहा इसे केएम पढ़कर ने डाकुओं का राज्य कहा है। केएम पढ़कर ने इसे क्या कहा? तो केएम पढ़कर के द्वारा इसे डाकुओं का राज्य कहा गया है। अगर द्वैत शासन की बात करें तो कंपनी ने द्वैत शासन के अंतर्गत धन उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। इन धन उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। धन उगाही को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं इस बात की ओर ध्यान देने वाला
कोई नहीं था। इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। और राजस्व वसूली के लिए जो कंपनी द्वारा अधिकारी चुने गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनमाने रूप से कंपनी उन्होंने मनमाने रूप से कृषकों से धन की उगाही की, यानी उनसे मनमाने कर वसूले, क्योंकि जो नवाब था वो तो अल्पवयस्क था और नाम मात्र का नवाब था, क्योंकि उसकी आज्ञाओं का ये लोग उल्लंघन कर रहे थे। और जमींदारों ने कृषकों का अपमानवीय शोषण प्रारंभ कर दिया था, यानी इन लोगों ने क्या किया, कृषकों का अपमानवीय शोषण प्रारंभ कर दिया था। जो जन साधारण की स्थिति थी वो दयनीय हो गई। कह सकते हैं अकाल की स्थिति में आ गया था बंगाल। यह बंगाल के लिए कठिनाई भरा समय था। कुछ किसानों ने और कुछ शिल्पकारियों ने अपने धंधे को बंद कर दिया, मात्र मजदूरी पे वो जीने लगे थे। उसके बाद में द्वैत शासन का अंत 1872 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कर दिया जाता है और नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को पद मुक्त कर दिया। सिताब राय, इन दोनों को पद मुक्त कर दिया गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अपने हाथों में ले ली, कंपनी ने अपने हाथों में से ले लिया। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।